So sir, welcome to podcast. Yeah. We are just so happy to see you, and it's our pleasure you are with us, sir. Thank So, you ऋषभ. So sir, यश और मुझे तो आपकी जो जर्नी थोड़ी बहुत पता है, बट फॉर आवर व्यूअर्स सर, यदि आप ब्रीफली थोड़ा सा बता पाओ कि हाउ यू स्टार्टेड योर करियर, हाउ यू हैव. So see, I'm a gastrosurgeon. Basically, this involves मैं सबसे पहले it's 12th, then it's MBBS. I did my MBBS from Government Medical College Surat. Then after that, I did my post graduation in surgery again from Surat. Okay. Then we have a system which is called a senior residency. So after you finish your 3 years of MS, you have a 1 extra year जिसमें आप कुछ अपनी और practice experience gain करते हो. उसके बाद में then I went to Sanjay Gandhi Postgraduate Institute. It's a premier institute in Lucknow, जहाँ से मैंने GI surgery की पढ़ाई की. उसके बाद में मैं कुछ समय के लिए UK, जर्मनी, जापान सब कंट्रीज में रहा and then I came back in Indore in 2008 and since then I am in Indore. So I am a gastrosurgeon and this is like a super specialty subject कि आप जनरल सर्जरी करते हो उसके बाद में सिर्फ आप पेट के ऑपरेशंस करते हो. So that is what I've done. सर ऐसे इंदौर से कुछ स्पेशल लगा हो ऐसे आप सब जगह जा नहीं मतलब पेरेंट्स इंदौर में थे. अच्छा. And my brother is Lieutenant Gautam Jain, so he martyred in Indore. मतलब he martyred in Kashmir, but we are in Indore since last 20-25 years. Okay. So I came back. My parents were here. They told me कि नहीं भाई हम इंदौर से शिफ्ट नहीं करेंगे. And Indore is a good city. So we came back to Indore. Indore is a nice city. So my and my wife, we both are doctors. We came back to Indore in 2008, and since then we are here. Okay, she is also doctor. Yeah, she is a ICU specialist. Wow. So she is working in Medanta Hospital and she works in critical care. She is a critical care consultant. सर आप जो है गट हेल्थ के जो स्पेशलिस्ट हैं सर, यू नो अ लॉट अबाउट गट हेल्थ. सो सर हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये गट हेल्थ एक्चुअल में होता क्या है सर, और इसका जो है हमारे जो अलग अलग जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उस पर सर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी गट हेल्थ का. मतलब देखो ऐसा समझने की कोशिश करो कि तुम कहीं गए हो, तुम्हें इन्फेक्शन हो रहा है कुछ, मतलब यू आर इन अ फॉरेन एनवायरनमेंट, तुम्हें सर्दी हो गई, खांसी हो गई, कितना कॉमनली होता रहता है. अब ऐसे समझो कि हमारा जो गट है ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इम्यून सिस्टम है. आप मुंह से खाना खाते हैं, खाना जाता है, ट्रैवल थ्रू योर इंटेस्टाइन्स, गोज इनटू योर लार्ज इंटेस्टाइन, स्टूल बनता है, बाहर निकलता है. तो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को जो एक्सपोजर मिलता है दैट इज फ्रॉम द फूड यू ईट. तो एक अंग्रेजी का बहुत पुराना प्रभाव है कि यू बिकम वॉट यू ईट. सो आप जैसा खाना खाओगे वैसा ही आप बन जाते हो. सो योर बॉडीज बिगेस्ट इम्यून सिस्टम इज योर गट. वेरी इंटरेस्टिंग. सो इफ योर गट इज नॉट हेल्दी आप कोई ना कोई बीमारी पकड़ते जाओगे. सो गट हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और ये समझ लीजिए कि आई वुड से 90% बीमारियां जो हैं उसकी जो जड़ है या जो जहाँ से शुरू होती है दैट इज योर गट. दैट्स व्हाट आयुर्वेदा आल्सो सेड. आयुर्वेदा करेक्ट. आपके पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं. आप अगर योर गट इज हेल्दी यू आर हैप्पी. गट इज नॉट हेल्दी यू आर ट्रबल्ड. दिन भर आप कुछ ना कुछ आपकी परेशानी चलती रहती है. वो तो सर एक्सपीरियंस करते रहते हैं. हाँ वो एक्सपीरियंस भी करते हैं. आपका पेट अगर खराब है, सुबह आपके मोशंस अगर ठीक नहीं हुए आपको, तो आपका पूरा दिन बिगड़ जाता है. वही ना, मतलब वो सर वो अपन रात में कभी हैवी खाना खा लो, फिर सो जाओ कभी कभी, तो कैसा सुबह आगे ग्रॉगी लगता है अपने को, पूरा दिन ही खराब हो जाता है. पूरा दिन एकदम वो मूड पूरा टर्न ऑफ हो जाता है. बिल्कुल. So this is gut health and there is also a very important gut brain axis. आप बहुत सारी चीज़ें आपकी ब्रेन और गट की, मतलब ये हमारी मेडिकल साइंस अभी तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाई है, फिर भी ये हर एक बंदा एक्सपीरियंस करता है कि आपका खाना अगर अच्छा है, आप लाइट खाना खा रहे हो, आप फ्रूट्स ले रहे हो, तो आप बिल्कुल ठीक रहते हो, आप खुश रहते हो, आप एनर्जेटिक रहते हो. सर मतलब हमने ये आप जो बोले ये हम एक्चुअली पूछने ही वाले थे, आपने बोल दिया. और हमने ऐसे एक दो टेड टॉक्स वगैरह देखी है, उसके अंदर ऐसा उन्होंने बताया कि आर इंटेस्टाइन आल्सो हैज न्यूरॉन्स विद मतलब विच रिसीव्स द मतलब इन्फॉर्मेशन, और उसके हिसाब से अपना ब्रेन फील करता है. बिल्कुल. तो ऐसा कुछ मतलब इट्स बेसिकली अ सेकंड ब्रेन. दैट्स व्हाट. सो हमारी पूरी इंटेस्टाइन में देयर आर मल्टीपल न्यूरॉन्स, देयर आर मल्टीपल प्लेक्सेस.
सो इसको हम माइंट्रिक प्लेक्सिस बोलते हैं. सो आप जब खाना खाते हो तो खाना आपकी आपको पता नहीं चलता है, लेकिन खाना आपके ईसोफेगस से ट्रैवल कर रहा है, स्टमक में जाता है, स्टमक में उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ कुछ चेंजेस होते हैं, और ये अपने आप चलता रहता है. सो एक वेव चलती रहती है आपकी इंटेस्टाइन में जो इस खाने को प्रोपेल करती रहती है अलग अलग स्पीड से, अलग अलग ड्यूरेशंस में, और ये हर किसी का अलग रहता है. मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया विच आर लिविंग. सो हर इंडिविजुअल में इतने सारे बैक्टीरिया अंदर हैं, और हर किसी का जो एक कैन वी से मेटाबॉलिज्म से, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज अ पार्ट ऑफ इट, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि ये जो बैक्टीरिया है इनको जो बायोम है, ये हर बंदे का अलग अलग होता है. माइक्रोबायोम यू टॉकिंग, हाँ, माइक्रोबायोम जो बायोमास हम कैरी कर रहे हैं अपने अंदर, ये हर बंदे का अलग होता है. और मतलब कोई बंदा अगर यूएस में रह रहा है, और कोई बंदा यूके में रह रहा है, कोई बंदा इंडिया में रह रहा है, इंडिया में भी इंदौर में रह रहा है और पटना में रह रहा है, आपका स्टूल कंपोजिशन, आपका माइक्रोबायोलॉजी जो है अंदर, सबका अलग अलग रहता है. आप 2 दिन ट्रैवल कर लीजिए कहीं, आपका मोशन चेंज हो जाता है. हाँ, सो इट डिपेंड्स ऑन वेदर आल्सो. इट डिपेंड्स ऑन, सी एवरीथिंग इज इंटररिलेटेड. वेदर, खाना, जैसा आपका मौसम होता है वैसा आपका खाना मिलेगा, जैसा खाना खाओगे वैसा आपका आगे के बैक्टीरिया, तो उस बैक्टीरिया जो खाना आप खा रहे हो उससे कुछ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया कम हो जाते हैं. एग्जैक्टली. तो जब आपका पेट खराब होता है तो आपने देखा होगा पहले समय में बोला जाता था दही ले लो, छाछ ले लो. मैं भी अभी भी अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आपको अगर लूज मोशंस हो रहा है तो द बेस्ट थिंग यू टेक कर्ड्स, बटर मिल्क. तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाएगी, खराब बैक्टीरिया को कम करेगी. सर शुगर से जो है वो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैड बैक्टीरिया जो हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं ना. बिल्कुल, शुगर इज द वर्स्ट थिंग which has been invented by humans. So मतलब हमारे जैन इसमें एक विद्यासागर महाराज हैं, बहुत फेमस महाराज हैं, वो ये कहते हैं कि जो 4 और 5 सफ़ेद जहर है, उसमें दूध मतलब शक्कर जो है सबसे बड़ा वर्स्ट थिंग. मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ कि आपको अगर मीठा खाने का मन कर रहा है, आप गुड़ ले लीजिए. करेक्ट सर, करेक्ट. आप गुड़ की बनी हुई चीजें ले लीजिए. शक्कर मतलब ये आप लोगों के लिए एक, सब लोगों को करके देखना चाहिए. आप लोग कभी बस से ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत सारी जगह शुगर फैक्ट्रीज होती हैं. शुगर फैक्ट्रीज में शुगर केन से जब निकलता है एंड दे मेक द रिफाइंड शुगर, तो पीछे मोलासेस को फेंका जाता है. अच्छा. उसकी स्मेल आती है. आपने कभी स्मेल अगर ली हो तो आपको पता चलेगा. थोड़ी सी नहीं, बहुत गंदी होती है, बहुत गंदी होती है, सड़ी हुई होती है. मतलब वो बता देता है कि शुगर केन फैक्ट्री. हाँ, आप ट्रेन से जा रहे हैं और आपका एसी डब्बा भी है तो भी आपको पता चल जाएगा कि अंदर बदबू घुसेगी. सही बात है. और जहाँ ये शुगर का वेस्ट डाला जाता है, दैट लैंड बिकम्स बैरन फॉर डिकेड्स. तो जो हम ऐसी चीज खा रहे हैं जिसका पानी ही जमीन को बंजर कर देता है, तो आप जब वो खाएंगे तो आप बीमार होंगे ही होंगे. मतलब वर्स देन फैट्स इज शुगर. एंड सर व्हाट्स योर थॉट्स ऑन ये जो हम फास्ट फूड जो खाते हैं और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, उसका जो है हमारे गट हेल्थ पे सर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब देखिए, आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिए. आपको याद होगा आपके दादा नाना जो एंसेस्टर्स हैं हमारे, आपने देखा है कभी कोई बहुत मोटा था? मतलब कोई मोटा था ही नहीं. हाँ, मतलब इतना नहीं. they were fit. फिजिकल एक्टिविटी. Most of them were skinny. मतलब जो उस एरा के लोग थे, if you remember them, most of them are skinny, most of them are fit. और वो इसलिए था क्योंकि उन लोग खाने में ये सब चीजें नहीं खाते थे. आज ये हो गया है कि खाना हम उतना, उससे ज़्यादा रिच हो गया हमारा खाना जो हम पहले खाते थे, उससे ज़्यादा रिफाइंड हो गया है. हर घर में आजकल रोटी आती है, ब्रेड खाते हैं. उस समय ब्रेड होती नहीं थी, उस समय इट वाज रोटी. और मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि वीट भी जो है वो हमारे देश में बहुत लेट आया.
हमारे देश के जो मेन अन्न थे, जो आजकल मिलेट्स और सब लोग फिर से इसका फैशन आ रहा है, रिच पीपल्स आर कमिंग टुवर्ड्स हाँ, सो दिस वाज द ओरिजिनल फूड ऑफ इंडियंस। व्हीट हमने अडॉप्ट कर लिया क्योंकि वो बाहर से आया था, वो टेस्ट था, वो मीठा था, तो लोगों ने व्हीट लेना शुरू कर दिया। और आजकल तो वो फास्ट फूड मतलब वो रिफाइंड व्हीट होने लग गया, मैदा होने लग गया है, प्रोसेसिंग अभी हम ज्यादा इंटेक तो आप फाइबर कम करते जा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। फाइबर निकलता जा रहा है आपके डाइट में। जितना फाइबर होगा, फाइबर इज आपका जो मोशन है वो मूव करने के लिए उसको फाइबर चाहिए। अगर आप फाइबर नहीं खाएंगे तो आपका मोशन जड़ हो जाएगा, रुक जाएगा। इट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन। इट्स द मेन रीजन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। सो अगर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, यूएस में डायवर्टिकुलोसिस नाम की एक बीमारी होती है, बहुत कॉमन होती है। वहाँ पर 20 से 25% एल्डरली पॉपुलेशन को डायवर्टिकुलोसिस हो जाता है। डायवर्टिकुलोसिस में आपकी इंटेस्टाइन्स में मोशन मूव नहीं करता है और उसके अंदर आउट पाउचिंग्स बन जाती है। वहाँ पर कोलोरेक्टल कैंसर और इस तरीके के कैंसर बहुत ज़्यादा होते हैं। आउट पाउचिंग मतलब सर? मतलब ऐसा समझ लीजिए आपकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जगह जगह बबल्स जैसे बन जाते हैं, इसको बोलते हैं डायवर्टिकुलोसिस। तो ये कॉन्स्टिपेशन इसका मेन रीज़न है। मतलब यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जैसे हिंदुस्तान में हर आदमी, आप किसी से पूछेंगे आप कितनी बार मोशन जाते हैं तो बोलेगा 1 या 2 बार, तो हर कोई जाता है। यूएस में द डेफिनेशन इज 2 per week इज ऑल्सो नॉर्मल। सो इट इज 2 per day और 2 per week, दैट इज द रेंज जहाँ पर वो होता है। तो हफ्ते में 2 बार मतलब वो लोग जाते हैं और उसको नॉर्मल मानते हैं। तो उनका खाना जैसा होता है, उनका खाने में फाइबर कम से कम so much मैदा या हाँ, तो उनका फाइबर कम होता है। जो फास्ट फूड का कंसेप्ट है, वो जगह आप गए, सैंडविच ले ली, बर्गर ले लिया, हॉट डॉग ले लिया, तो उसमें आप फाइबर बिल्कुल नहीं ले रहे। मतलब मेन थिंग यू आर एम्फसाइजिंग, फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू सी द मिलेट्स जो ग्रेन्स हैं, उसमें मेन जो डिफरेंस है गेहूं और से कोदो या कुटकी में, फाइबर का डिफरेंस है। उसमें फाइबर 7 से 10% होता है, इसमें फाइबर 1-1/2% होता है। अपने सर व्हीट में होता है फाइबर? होता है, कम होता है, बहुत कम होता इसलिए बोलते हैं मल्टीग्रेन। व्हीट की कुछ वैरायटीज होती हैं जिसमें फाइबर बहुत होता है। ओके। खपली गेहूं होता है, ऐसे कुछ गेहूं होते हैं जिसमें फाइबर ज्यादा होता है। आप वैसा लेते हैं तो वो आपके लिए और अच्छा है। मल्टीग्रेन आटा इज गुड सर? मल्टीग्रेन आटा इज ऑल्सो, मल्टीग्रेन में कर आप यही रहे हो ना, गेहूं को कम कर रहे हो, बाकी चीजों को बढ़ा रहे हो, फाइबर कंटेंट बढ़ा रहे हो। तो सर अगर किसी को मतलब अपनी डाइट अच्छी करनी हो तो मतलब उसको क्या फॉलो करना चाहिए, मतलब फाइबर के हिसाब से? तो फाइबर तो आपके हर जगह है, आपके आसपास आप देखोगे तो सलाद है, सब्जियां हैं, फल हैं। आप जितना ये खाओगे और अन्न जितना कम लोगे, आप उतना फिट रहोगे। अच्छा। सर वो ऐसा भी रहता है ना, अगर आप फाइबर खाते हो और प्रोटीन भी खाते हो तो आप ज़्यादा देर तक फुल रहते हो, तो मतलब वो फुल रहने के कारण फिर आपको सैटिस्फाइड भी रहती है। ये सारी चीजें फाइबर की वजह से हो रही है। हाँ, फाइबर आप जितना ज्यादा खाओगे, देखिए 2 चीजें, एक है आपके शरीर को कितना चाहिए और एक है आपकी भूख कितनी है। हम लोग एक्चुअली सब लोग भूख के पीछे भागते हैं। आप अगर जब तक रोटी नहीं खाओगे या चावल नहीं खाओगे तो आपका सैटिस्फाइटी सेंटर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है। सैटिस्फाइडी सेंटर मतलब? एक हमारे ब्रेन में एक सेंटर है जो ब्लड में जैसे आपका ग्लूकोज लेवल एक नॉर्मल रेंज में आ जाता है, तो वो जो कहते हैं ना शुद्धा, मतलब भूख वाली शांत हो जाती है। अच्छा, खत्म सो हो यू बिकम सटाइटी, आपको आराम हो जाता है, भाई मेरा पेट भर गया। जबकि एक्चुअली आप पेट फाइबर, सब्जी और फल से भी भर सकते हो, लेकिन आपको वो फीलिंग नहीं आती है कि मेरा पेट भर गया। अच्छा। तो आपको वो रोटी या अन्न चाहिए। So maybe because carbohydrates are equally important. Yeah, they're equally important. So you have to have a balanced diet. Yeah. So if you take plenty of fruits में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। हाँ। तो फ्रूट्स हैव एवरीथिंग। जो मतलब ऐसे तुम अगर सोचो तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, कंदमूल बोला जाता था, जंगल में जो खाते थे वो लोग, वो वही खाते so it was all fruits. You don't need, मतलब this is a very revolutionary statement which I am giving. बहुत मुश्किल है लोगों को फॉलो करना, लेकिन मैं भी नहीं फॉलो कर पाता हूँ। लेकिन आप पूरा आपका मतलब आपके शरीर को जितनी चीज चाहिए, आप फल और सब्जी पे जिंदा रह सकते हो। लेकिन हमको ये खाना जरूरी हो जाता है क्योंकि वो जो हमारी भूख है उसको हमको कंट्रोल करना है, तो ये अन्न लेना पड़ता है। पर जिंदा रह सकते? हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो
देयर इज अ फिलॉसफी विच इज कॉल्ड दिस न्यूट्रिशन पे कुछ लोग हैं, मतलब मैं तो एक दो लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ फल और सब्जियों पे जिंदा है Oh God. और पिछले 30-40 सालों से जिंदा अरे है। बाप ऐसा रे। नहीं है कि एक दो फैड की तरह आपने एक दो महीने में बस खाया है। हाँ। मतलब एक डॉक्टर हैं जो नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करते हैं एंड ही इज इन अमरावती। आई हैव मेट हिम पर्सनली एंड ही इज मोर देन 90 years एंड ही लास्ट 30-40 years of his life he has not eaten any अन्न। Oh God. मीन्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सोर्स। नहीं, see, stop looking at food as carbohydrate and proteins. ओके So that is the first mistake we do कि हम प्रोटीन खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। आप फल अगर खा रहे हैं, फलों में सब कुछ होता है। अच्छा। फलों में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं और जितना आपके शरीर को चाहिए उतना फैट भी होता है, सब कुछ होता है। फल और सब्जियां फल So, but वो सब्जियां शुगर में डिफरेंस आता है ना, सिंपल शुगर एंड कॉम्प्लेक्स शुगर, वो सारी होता है चीजें इसमें नहीं डिफरेंस, होती है ना। बट सी हमारी बॉडी एक बहुत एफिशिएंट मशीन है। अच्छा। हमारी बॉडी खुद का रिपेयर करती रहती है, हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई करती रहती है। हम इतना कचरा खाते हैं फिर भी हमारी बॉडी सब कुछ पचा लेती है। हाँ, होता है। सो दैट इज व्हाट आवर बॉडी इज सच अ एफिशिएंट मशीन। यू जस्ट नीड टू टेक केयर, गिव इट सम टाइम टू रिपेयर इटसेल्फ। अभी आपने सुना होगा आजकल एक नया कंसेप्ट, अभी नोबेल प्राइज मिला है लास्ट ईयर उनको ऑटोफेजी पे। या सर या आई हैव लिसन्ड। So autophagy is now the West is coming back कि fasting is good. सर एक्चुअली वी ऑल्सो डू फास्टिंग ऑन रेगुलर बेसिस, इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब रात में हम 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते, तो उससे काफी एनर्जी में फर्क पड़ता है। हाँ, तो नहीं मतलब 7 बजे के बाद वो ठीक है, लेकिन जो फास्टिंग होता है, इफ यू फास्ट फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे तक अगर आप फास्ट करते हो, शुरू में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप जब फास्ट करने लग जाते हो तो आपके गट में, आपकी इंटेस्टाइन की लेयर के अंदर स्टेम सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। स्टेम सेल्स। और दे आर वेरी गुड रिपेरेटिव सेल्स। दे गो इनटू ऑल योर सिस्टम्स, जहाँ जहाँ सेल मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है उसको रिपेयर करना, ऑटोफेजी करना कि खराब सेल्स को शरीर खुद ही खा जाता है, शरीर उसको खत्म कर देता है। So these disease cells, if taken care of, prevent other diseases like cancer and other problems. व्यूअर्स को बता दो, स्टेम सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो कोई से भी सेल की फॉर्म ले सकते हैं, तो दे आर वेरी गुड सेल्स टू हैव इन योर So stem cells are कि वो आप आज वो जो सेल है वो बेसिक सेल है, वो कल को आपकी हड्डी भी बन सकता है, आपकी मसल भी बन सकता है, आपकी आंख भी बन सकता है, कोई भी सेल में वो अपने आप को परिवर्तित द सेल वी वांट। Basically, when we born, every cell is stem cell. Then it's differentiated into. नो व्हेन वी आर बोर्न देन जब हम शुरू में जब हमारा कंसीव होते हैं, हम एम्ब्रियो होता है, दैट इज अ स्टेम सेल। फिर धीरे धीरे वो हम जब पैदा होते हैं तो हमारे कुछ ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। सो प्लेसेंटा के अंदर जो मदर के साथ कनेक्शन होता है, प्लेसेंटा जो होता है उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो ये सारा काम, रीजनरेशन का काम और रिपेयर का काम करता रहता है। सर वो कैंसर वगैरह का भी थोड़ा रिलेशन, मतलब कैंसर को सही करने में भी स्टेम सेल्स का यूज करते हैं। Stem cells हाँ, मतलब stem जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट में आपने सुना होगा कि आपकी बोन मैरो को किल किया जाता है और जिसका ट्रांसप्लांट करने वाले हैं उसमें से बोन मैरो निकाल के आपके अंदर डाल दिया जाता है, तो वो नई सेल्स आके रीपॉपुलेट कर देती है। बोन मैरो मींस हैव स्टेम सेल्स। बोन मैरो आर, हाँ, दे हैव अ लॉट ऑफ स्टेम सेल्स इन देम। ओके ओके। सर ये वाला जो टॉपिक से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। सर लेट्स से इफ समवन इज फिजिकली फिट, उसका जो है डाइट वगैरह एवरीथिंग इज कम्प्लीटली ओके, बट उसके जो इमोशंस है दैट इज नॉट ओके, लाइक समटाइम्स ही और शी कुड बी वेरी एग्रेसिव और वो नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा है। सो हाउ विल दिस नेगेटिव इमोशंस विल अफेक्ट हिज गट हेल्थ? मतलब इसमें थोड़ा सा, सो इट इज़ नॉट प्राइमरीली कि ये खाना ही ये सब कुछ कर रहा है, तो इसमें बहुत सारे साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं जिसमें पेशेंट्स डिप्रेसिव हैं या मेनिया स्टेट में हैं, तो उस स्थिति में उनको हर समय कुछ तकलीफ बनी रहती है। जैसे जो पेशेंट्स होते हैं जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के होते हैं, ओसीडी जो बोलते हैं, है ना, मतलब जैसे कुछ अपने बहुत सिंपल सी, हर किसी में थोड़ा बहुत एलिमेंट होता ही है। जैसे आप घर से निकल रहे हो, कुछ लोग होंगे जो घर को 2-3 बार चेक करेंगे कि ताला बराबर लग गया कि नहीं, लॉक करने के बाद, कार लॉक करने के बाद और जाने के बाद फिर से चेक करेंगे लाइट खुली तो नहीं है। ये सब चीजें हर हम में सब में थोड़ा बहुत एलिमेंट होता ही है। कुछ लोगों में बहुत ज्यादा होता है, तो कुछ लोग
बार बार हाथ धोएंगे, यू नो दे हैव अ कि भाई साफ सफाई का ध्यान रखना है तो हाथ धोएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सीधा खाने से संबंधित है, लेकिन हाँ जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनको साथ में पेट की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सो पेट की प्रॉब्लम्स में एक बहुत डिफ्यूज सा टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ओके तो बहुत सारे लोग ये आईबीएस से सफ़र करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ खाने से एकदम से ब्लोटिंग हो गया, लूज मोशंस हो जाते हैं बहुत फटाफट। तो ये सारा का सारा अगेन दिस इज अ वेरी इल डिफाइंड कंसेप्ट एंड इट इज कनेक्टेड मेजरली टू योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन योर इंटेस्टाइन, कंपोजिशन ऑफ योर माइक्रो कंपोजिशन। तो मतलब सर मतलब एक डाउट ऐसे कि आप बोल रहे हो कि आपके मूड का असर पेट पे पड़ता है, बट अपन उल्टा कर सकते हैं, मतलब पेट से अगर वो भी mood होता का है, कर सकते हैं। वो तो होता ही है। जो हम पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि आपका अगर पेट ठीक नहीं है तो आपका दिमाग भी ठीक नहीं रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको चलती रहती हैं, यू आर ट्रबल्ड, यू आर नॉट एबल टू फोकस इन योर वर्क। आपने देखा होगा पीकू मूवी आई थी बीच में, तो उसमें एक बहुत अच्छी तरीके से ये बताया था कि अगर आपका ये परेशानी है तो कुछ पेशेंट्स हमारे होते हैं जो बिल्कुल इस मतलब जिंदगी के 15-20 साल वो इसी चीज से परेशान रहते हैं कि मोशंस ठीक नहीं हो रहे हैं, हर तरीके की दवाइयाँ ट्राई कर चुके होते हैं। तो सर इसमें क्या फिर आप फूड एडवाइस देना चाहेंगे? आपने एक तो फाइबर रिच फाइबर कंटेंट, हाँ मतलब एक तो चीज़ है जो ये नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये हम बात कर रहे हैं ये कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिसमें कुछ स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज होती हैं, जो हमारे लैट्रिन का रास्ता होता है वहाँ कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आप जब आप शुरू करते हो जोर लगाना तो आपकी मसल्स ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, सो दैट इज ऑल, दे आर द डिसीज पार्ट। हम उसके बारे में ठीक है वो तो हम एज एंड व्हेन बेसिस पे बात करते हैं, बट मेन जो कॉन्स्टिपेशन है जो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम देता है उसका मेन कारण आपका खाना है। आप खाने में नियम बना लीजिए कि आपको फाइब्रस फ्रूट्स जो हैं जैसे पपीता है, केला है, जामफल है, चीकू है, ये सब फ्रूट्स हैं जिसमें बहुत फाइबर कंटेंट होता है। आप ये रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ फ्रूट्स खाइए। खाना शुरू कर, जैसे आप लंच ले रहे हैं या डिनर ले रहे हैं तो सबसे पहले आप सलाद से शुरू कीजिए। ईट प्लेंटी ऑफ सलाद, ककड़ी है, टमाटर है, देयर आर बहुत सारे लोग अलग अलग ग्रीन सैलेड्स होती है, स्प्राउट्स होते हैं, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा लेंगे तो आपका जो मोशंस का मूवमेंट है वो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा। टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पानी अच्छे से लीजिए, बटर मिल्क अच्छे से लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपका इंटेस्टाइन्स को एकदम फिट रखेगी। बढ़िया, वेरी इंटरेस्टिंग सर मतलब जैसे अपन ने फूड की बात कर ली, वी गॉट इट कि अपने को फाइबर चाहिए ज़्यादा, फाइबर पहले खाना है, बट क्या ऑर्डर भी मैटर करता है कि मतलब पहले बाद में अगर खाना पहले खा लिया फिर बाद में फाइबर ले रहे, पानी पीना आगे पीछे, तो ऑर्डर मैटर करता है? देखिए ये ना मैंने आपको इसलिए बोला कि अगर आप पहले फाइबर लेंगे, सलाद वगैरह पहले ले लेंगे तो आपका पेट थोड़ा सा भर जाएगा है ना? तो आप जो खाना खाने वाले हैं या जो रिफाइंड चीज खाने वाले हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। फैट लॉस वालों तो वो आपके लिए थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है। आप खाना एकदम आप भूखे हो और खाना खाने बैठोगे तो आप खाना गबागब खा लोगे और उसके बाद में फिर फाइबर की जगह ही नहीं बचेगी। तो और इसलिए हर जगह सलाद पहले ही खाया जाता है ना? सो इट्स ऑलवेज, शादी में भी आप जाएंगे तो सलाद काउंटर फर्स्ट होता है, तो यू शुड ऑलवेज हैव सैलेड्स फर्स्ट एंड फ्रूट्स का ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि रात को नहीं खाना है। सो सी एक आयुर्वेद का कंसेप्ट अलग है, होम्योपैथी का कंसेप्ट अलग है। मैं तो बहुत सिंपल सी चीज़ समझता हूँ कि भगवान ने जो भी बनाया है उसके अपने फायदे हैं और समय, आप उसको जब भी खाना हो आप खा सकते हो। जैसे आपको भाई भूख लग रही है किसी समय और आपको खाना है, फ्रूट्स खाना है, तो आप डेफिनेटली फ्रूट्स तो कभी भी खा सकते हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये खाता नहीं है, रात में नहीं खाता है, मैं थोड़ा सा हाँ मतलब फ्रूट्स तो आप मेरे ख्याल से कभी भी खा सकते हो। हाँ कुछ में भी आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स वाले इससे डिसएग्री करेंगे कि रात को ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फ्रूट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्रूट्स तो कभी भी खा सकते हैं। ओके सो मतलब वो आयुर्वेदा में वो है ना कि आपका सन के हिसाब से डाइजेस्टिव पावर चलता है कि सन सेट हो रहा है तो अब आपका डाइजेस्टिव पावर भी सेट होगा, तो उसके लिए वो बोलते हैं कि वो फाइबर इज थोड़ा सा हार्ड टू डाइजेस्ट, तो उसके कारण वो एक्चुअली ये चीज एक तरीके से सही भी है, सन के हिसाब से आपको चलना चाहिए, लेकिन आप सन के हिसाब से हम चलते कहाँ हैं? नहीं चलते, सही बात है। जो पहले होता था कि भाई जब लोग सन
5 बजे 6 बजे खत्म हुआ, आपकी भी एक्टिविटी खत्म हो जाती थी और आप सो जाते थे शाम को He got 7-8 up today at 11 o'clock. सही सही तो आप 7-8 बजे सो जाते थे और आप सुबह 4-5 बजे उठ जाते थे। हाँ, अगर वैसे फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप ये सब चीज़ फॉलो कर सकते हो। सर डाइजेस्टिव बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, हार्ट बर्न, ब्लोटिंग इन गैस, इंडाइजेशन वगैरह। सर इन सब का यदि रूट कॉज यदि अपन पकड़े तो वो आपके हिसाब So से the first root cause is bad timing. मतलब rather than what you are eating, I would keep what you are eating at second place. And The first place is आप कब खा रहे हैं। when you are eating, okay. आजकल मतलब जितने भी हमारे पेशेंट्स आते हैं हार्ट बर्न के साथ या खट्टे टकार या उल्टी उपके ये सब, सो अगर आप पूछेंगे तो एक चीज़ सब में कॉमन होती है कि ऑफिस में काम करे, लेट तक काम किया, घर गए, खाना खाया और सो गए। तो ये चीज़ है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको अपना सिस्टम ठीक करना है तो आपको कुछ 3-4 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज आपके खाने में और सोने में 4 घंटे का समय होना ही चाहिए। 4 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा आप रख सकते हैं, कम नहीं होना चाहिए। तो अगर आप रात को से 10 बजे या 11 बजे सो रहे हैं तो आपको शाम को 7 बजे के बाद अन्न नहीं खाना है। वेरी इंटरेस्टिंग सर। सो इफ यू फॉलो दिस, तो बहुत सारे मेरे पेशेंट आते हैं कि सर हम रात को ऑफिस से आते हैं 8 बजे, 9 बजे खाना खाते हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो मैं उनको ये बोलता हूँ खाना मत खाओ रात को, आप फल ले लो, आप दूध ले लो। आपको बहुत कुछ जोर से भूख लग रही है, आप ड्राई फ्रूट्स ले लो, आप आइसक्रीम ले लो, बट आपको, और ऐसा है आप नहीं रह सकते तो टिफिन मंगा लो शाम को टाइम से, वेरी गुड। टाइम से खा लो। 4 घंटे का समय आप रखोगे, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे मतलब ये तो ठीक है, ये तो हमारे पुराने टेक्स्ट भी बोलते हैं ऐसे कि जल्दी खाना है, लेकिन अगर हम थोड़ा साइंटिफिकली सोचने की कोशिश करें कि जब भी आप खाना खाते हैं आपके फूड पाइप से खाना आपके स्टमक में जाता है, और स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जो 4 घंटे तक उस खाने को पीसता है, और स्टमक में बनता है एसिड। द एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो एसिड आप बाथरूम में यूज करते हैं उस तरीके का एसिड आपके पेट में बनता है, विच हैज अ pH ऑफ अराउंड 2 and 3। 2 and 3? या सो दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा एसिड आपके पेट में है, मेरे पेट में है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। ये क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि पेट के अंदर, स्टमक के अंदर एक लाइनिंग होती है जो उस एसिड को टच नहीं होने देती है टू द स्टमक वॉल। द एसिड कम्स बट इट एक्ट्स ओनली ऑन द फूड। तो आपने जो भी कचरा खाया है दिन भर, वो एसिड उसको पूरी तरीके से गला देता है। इट मेक्स इट सॉफ्ट एंड पार्शियली लिक्विफाइड, जिससे कि आगे इंटेस्टाइन में आपके एंजाइम्स, आपके डाइजेस्टिव जूसेस उस पर काम कर सकें और उसकी न्यूट्रिएंट्स ले सकें। अब होता क्या है, जैसे ही आप खाना खाया और आप सो गए, तो जब आप भरे पेट सोते हैं तो जैसे ही पेट उसको चर्न कर रहा है अंदर, एवरीथिंग ट्राइज टू कम इनटू द ईसोफेगस, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। बिकॉज स्टमक का जो एग्जिट है वो 3-4 घंटे के बाद ही खुलने वाला है। नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो 4 घंटे तक बंद रहेगा और 4 घंटे के बाद वो धीरे 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 खुलना शुरू होगा। इंटेस्टाइन्स में जाएगा, इंटेस्टाइन्स में जाने वाला जो रास्ता है। तो जो एंट्री है उसका काम है कि वो बंद हो जाता है, लेकिन इट्स अ वीक स्फिंक्टर। तो ये सारी चीजें ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं। अब आपका एसिड रिफ्लक्स, सो रिफ्लक्स इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और इसको ठीक करने का यही तरीका है कि आप खाना जल्दी खाइए। आप खाना जल्दी खाएंगे तो आप ठीक रहते हैं। आप रात की पार्टी में जाएंगे और आप हेवी खाना खाएंगे, बिंज करेंगे, अल्कोहल लेंगे, ये करेंगे और आके सो जाएंगे, तो सब कुछ ऊपर आना ही है। आपका ईसोफेगस खराब होना ही है, आपको रिफ्लक्स होना ही है। रात को नींद खुलेगी, अचानक से खट्टा पानी मुंह में आ गया, गले में आ गया, कुछ लोग इवन लंग्स में एस्पिरेट कर जाते हैं ये सब चीज़ें। सो आपको जल्दी खाना खाना है। खाना खाने के बाद आपको बैठना नहीं है। डोंट टच योर मोबाइल, डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी, डोंट बिकम अ पाउच पटेटो। खाना खाइए, उसके बाद जाइए, कहीं भी जाइए, मार्केट जाइए, किसी से मिलने जाइए, गार्डन में जाइए, बच्चों के साथ खेलने जाइए, कुछ भी करिए। डोंट सिट, डोंट लाई डाउन। दिस इज द हैबिट व्हिच इज द डेट्रीमेंटल। अगर इसको आप करते हैं, आपको सबको ये चीज
हम सबको ही फॉलो करनी चाहिए इवन मतलब स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग सो इसोफेगस द फूड पाइप में कैंसर होता है ना सबसे कॉमन कैंसर जो होता है वो तम्बाकू और गुटखे की वजह से होता था इंडिया में पहले वेस्टर्न कंट्रीज में ये तम्बाकू गुटखे वाला कम हो गया है और फूड पाइप का जो नीचे का एंड है उसका कैंसर बढ़ गया द मेन रीजन इज रिफ्लक्स जब एसिड ऊपर आता है बार बार तो वो उसको इंजर करता है चोट पहुंचाता है और लॉन्ग रन में दिस कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर तो इसीलिए अगर आप दोपहर को बहुत बार होता है हाउस वाइफ काम खत्म किया पूरा घर का काम खाना खाया और सो गए तो दोपहर को भी नहीं सोना है रात को भी नहीं सोना है मतलब खाना खाने के बाद आपको एक्टिविटी बढ़ानी है ना कि कम करनी है उल्टा नहीं करना है आपको खाना खा के यू हैव टू और खाना खा के हमको नींद आती है खाना खाने के बाद में आलस आता है क्योंकि आपका ब्लड पूरा इंटेस्टाइन में चला जाता है और आपको एकदम ऐसा लगता है कि मैं अब बैठ जाऊं लेट जाऊं लेकिन उस समय थोड़ा सा और ये एक रूटीन है जो आप अगर 2-3 दिन तक करेंगे तो अपने आप नींद आपकी बंद हो जाएगी एब्सोल्युटली तो सर इसको एक्चुअली प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो एंटासिड्स वगैरह या कोई बोलता है बहुत सारे मिथ्स है इसके एसिडिटी होती है तो लोग क्या इनोवेटकली डायरेक्ट इनोवेटकली ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं आजकल लोग अपने आप जाके दवाई ले लेते हैं एसिडिटी की गोली दे दो एग्जैक्टली तो सर थोड़ा सा हम तो ऐसा समझने की कोशिश कीजिए आपकी बॉडी में एसिड जरूरी है ठीक है आप उस एसिड को अगर रोक रहे हैं तो यू आर डूइंग समथिंग विच इज नॉन फिजियोलॉजिकल है ना आपकी बॉडी को एसिड चाहिए था इसीलिए उसने बनाया आपका हमारा शरीर मैंने आपको पहले बताया था इट्स अ वेरी एफिशिएंट मशीन इट डज नॉट डू एनीथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड तो जो एसिड बन रहा है वो आपका शरीर बना रहा है उस खाने को पचाने के लिए करेक्ट अब अगर आप ये ऊपर से इतनी सारी दवाइयाँ खा रहे हैं कुछ पेशेंट होते हैं जो 10-10 साल से वो जो भूखे पेट वाली दवाइयाँ होती हैं पेंटाप्रोजोल ओमेप्रोजोल ये खाते रहते हैं उनको यही समझाता हूँ आप आपके शरीर को एसिड चाहिए और आप इस दवाइयों से एसिड को रोक रहे हैं इनो से एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं अच्छा ठीक है कभी कभी ठीक है बट रेगुलर बेसिस पे आप ये खाएंगे तो आपके शरीर में एसिड कम होता जाएगा जो कि आपके शरीर को चाहिए करेक्ट दूसरी एक प्रॉब्लम है कि आपका एसिड आप खुद सोचिए इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप यहाँ डाल देंगे जमीन पे तो यहाँ कोई बैक्टीरिया नहीं बचेगा हाँ सब कुछ मर जाएगा करेक्ट जो आप दिन भर ऊट पटांग चीज खा रहे हैं ना फास्ट फूड खा रहे हैं चीज खा रहे हैं ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं आपके स्टमक में जो एसिड है वो कुछ समय के लिए इन सारे ऑर्गेनिजम्स को मार देता है द फूड बिकम्स एब्सोल्युटली बैक्टीरिया फ्री फिर धीरे धीरे खाना जब आगे इंटेस्टाइन में जाता है तो बैक्टीरिया फिर बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि एसिड कम होता जाता है अगर आपने ये दवाइयाँ आप लेते रहेंगे तो आपके स्टमक में एसिड वैसे ही कम हो जाएगा तो जो बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइन के हैं वो यहाँ पर घुस के ग्रो करना शुरू कर जाएंगे सो दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल ओवरग्रोथ तो जो पेशेंट्स ज्यादा ये सब दवाइयाँ खाते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है इसलिए आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो नॉन फिजियोलॉजिकल हो तो एसिड को रोकने का तरीका जल्दी खाना खाइए खाना खाने के अपने घूमिए फिरिए सोते समय बेड थोड़ा सा ऊपर रखिए तो आप हॉरिजॉन्टल की जगह सेमी थोड़ा सा ग्रेविटी आपको रात भर हेल्प करती रहेगी है ना और लेफ्ट करवट पे सोइए सर ये लेफ्ट करवट का क्या ये आयुर्वेदा में बोलते हैं मतलब बेसिकली जो हमारी एक्सिस है फूड पाइप और स्टमक इस तरीके से है तो अगर लेफ्ट साइड पे आप सोएंगे तो उसका मेजर पोर्शन डिपेंडेंट हो जाता है तो वो उसका ऊपर आना कम हो जाता है ये ऑब्जर्व भी किया हार्ट जिस साइड है उस साइड इंक्लाइन करके जो है आप थोड़ा लेफ्ट साइड पे आप करवट पे सोएंगे तो ये मे बी आयुर्वेद वालों ने जो शुरू में ये सब चीज सोची थी इट वाज बेस्ड ऑन यू नो एक्चुअल स्टडीज एंड नॉलेज बट वो कुछ समय के बाद में वो स्टडीज नॉलेज वाला पार्ट हट गया और हम सिर्फ एक उसको एक वो मानने लग गए कि यार ये तो कहा गया है तो ये ऐसे ही कहा गया है बिलीफ टाइप्स बट अब हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है कि ये चीजें अब जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ जैन प्रैक्टिसिंग जैन तो हमारे रिलीजन में ये शुरू से बोला जाता था 6 बजे सूर्यास्त के पहले खाना खाओ और उस समय उसका कारण ये बोला गया था कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने में बढ़ जाते हैं जो बैक्टीरिया हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है बट अगर आप वैसे भी देखो तो ये एक बहुत हेल्दी वे ऑफ लाइफ है करेक्ट करेक्ट और जो ये पेशेंट्स हमारे आते हैं हाइटस हर्निया रिफ्लक्स के उनको तो हमें बोलते हैं कि आपका ऑपरेशन हो भी जाएगा उसके बाद भी आपको ये फॉलो करना जरूरी है नहीं फॉलो करेंगे तो ये फिर से बन जाएगा
Basically, it's a lifestyle change you have to do. It's a lifestyle disease. So these things are called lifestyle diseases. सर ये एंटासिड्स का बहुत अच्छा बताया आपने सर। और एंटासिड्स में भी बहुत सारी एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है। अब जब आप ज़्यादा खाएंगे तो आपके शरीर में ये सब चीज़ भरती जाती है, टॉक्सिसिटीज इन चीज़ों की होती जाती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो ये ज़्यादा लेते हैं तो उनको मोशंस लूज होने लग जाते हैं, उसका साइड इफेक्ट है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे पेशेंट्स लोग समझते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता है, होम्योपैथिक का साइड इफेक्ट नहीं होता है ना, सिर्फ एलोपैथी का होता है। सो यू नो एक चीज़ समझ लीजिए, अगर किसी दवाई का असर हो रहा है तो उसका खराब असर तो होना ही है। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड जो सिर्फ आपका अच्छा करे और खराब नहीं करे। इवन इफ इट इज आयुर्वेदा, नहीं, आयुर्वेद मतलब एनी पैथी, कोई भी दवाई आप अपने घर में अगर समझिए जो पानी पीते हैं आप रोज का 1 लीटर 2 लीटर पानी पीते हैं, अगर आप पानी भी 5 लीटर पियेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, है ना। आप खाने में प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, वो भी आप इतना खाएंगे तो ठीक है, इतना खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो हर चीज की एक लिमिट होती है, हर दवाई का, हर खाने का एक असर भी होता है और खराब असर भी होता है। तो ये आप भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए कि ये आयुर्वेद का दवाई खा रहे हैं तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। सबके साइड इफेक्ट्स होते हैं। सर व्हाट्स योर थॉट्स ऑन त्रिफला सर? बिकॉज़ आई कंज्यूम त्रिफला। You should not. I should not. No, you should not. So get back to your natural fiber. Get back to salads. त्रिफला क्या है? त्रिफला आपके इंटेस्टाइन को फास्ट करने की दवाई है। इट्स अ लेक्सेटिव जो आपके इंटेस्टाइन को पुश करती है कि जल्दी जो मोशंस हैं उसको निकाल दो। You should not take anything which is interfering with your body's systems. Go on natural things. आप अपना, जैसे मैंने बताया, फाइबर लीजिए। तो द सेफेस्ट फाइबर इन दिस केस इज ईसबगोल। ईसबगोल का जो ईसबगोल इज मच सेफर देन त्रिफला। उसके अंदर भी सर आंवला, हरड़ और ये सब नेचुरल चीजें ही होती है, बट नेचुरल चीज, बट इज फाइबर। नहीं, किसमें? त्रिफला में। हाँ देखिए, कुछ ना कुछ ये सारी दवाइयों में ऐसी चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाई में सेनापत्ति होते हैं, आपने सुना होगा सेनापत्ति। सुना है, बट सोनापत्ति बोलते हैं, दशहरा वाली। नहीं, वो अलग है। एक सन करके एक क्रॉप होता है जिसकी पत्ती होती है। इट इज यूज्ड एज अ लेक्सेटिव। मतलब वो खाते हैं तो आपके मोशन अच्छे हो जाते हैं। तो आपको 2 साल 3 साल तक तो बहुत अच्छा आराम पड़ेगा। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब आप ऐसी चीज लेते हैं, इट्स लाइक अ सिगरेट, आदत लग जाती है। आपकी बॉडी को उसकी आदत लगना शुरू हो जाती है। उसके बिना फिर वो काम करने, वो आप नहीं लोगे तो आपकी बॉडी बंद हो जाती है। ये तो थैंक यू सो मच सर, आपने बता दिया। बिकॉज मुझे लग रहा है नहीं, आपको नहीं खाना चाहिए। आपको लग रहा है पपीता इतना अच्छी चीज है, हाँ पपीता खाना शुरू कर दो रोज। हाँ सही। केला खाना शुरू कर दो, अपने गार्डन में उगाओ पपीता और ईट योर पपीता। चलो बेसिकली आप यू आर सेइंग एवरीथिंग इज बैलेंस इज सही है। आपने थोड़ा सा उल्टा सीधा खाया, बैलेंस में खाया तो सही है। ज्यादा नहीं खाना आपको, ज्यादा नहीं खाना। हाँ, और दूसरा आपने बोला कि आपको खाना खाने के बाद एक्टिविटी बढ़ानी है, ना कि कम करनी है। आपको लगेगा कम करने का, लेकिन आपको बढ़ानी है। सर मतलब अपने को एक बॉडी के हिसाब से कितने टाइम पे चेकअप कराना चाहिए फ्रॉम द गैस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव? इफ समवन इज 40 या देखो यार, ऐसे ना, मतलब आई एम अ डॉक्टर, लेकिन मैं ऐसी चीज बोल रहा हूँ जो डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है जब तक आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स नहीं फील हो। मतलब फॉर एग्जांपल एनी ऑल्टरेशन इन योर, जो आपका सिस्टम चल रहा है, आपको एक खुद समझ में आ जाता है कि मेरी भूख ठीक है, मेरे मोशंस ठीक है, जैसे मैं पहले जा रहा था वैसे ही अब जा रहा हूँ, अब बिल्कुल ठीक है। इफ यू आर फीलिंग फिट, इफ यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली गुड, देयर इज नो वेट लॉस, आप खाना का टाइम हो रहा है और आपको अंदर से भूख लग रही है, ये सब चीजें, ये साइंस हैं कि आप ठीक है। सही है। तो इनमें से कोई भी चीज अगर गड़बड़ होती है, फॉर एग्जांपल आपको भूख लगना बंद हो जाता है, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, आपके मोशंस में, जो मैं रेगुलरली रोज सुबह उठ के मोशन जा रहा था, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 दिन से मुझे मोशन 4-5 बार जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरे मोशन कुछ काले रंग के हो रहे हैं। आई एम नॉट फीलिंग सैट। मेरे मोशन करने के बाद भी मुझे लगता है कि पेट में मरोड़ सा आ रहा है। तो एनीथिंग विच इज आउट ऑफ योर नॉर्मल, हर किसी का नॉर्मल अलग होता है। तो लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें कि कुछ वार्निंग साइंस अगर आपको समझना है, तो सबसे पहला होता है कि आपकी भूख चली जाएगी।
सर भूख चली जाएगी इन द सेंस कितनी, मतलब लोगों को कभी कभी होता है रात में भूख नहीं लगती है। नहीं, रात में नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, हम बैठे हैं यहाँ पर और मैं कुछ टेस्टी सा खाना शुरू कर दूँ, है ना, एंड इट्स लंच टाइम फॉर एवरीबडी, और तुम मेरे पास बैठे हुए हो और तुमको अंदर से एक रिपल्शन लग रहा है, यार खाना नहीं खाना है, दैट इज समथिंग विच इज रॉन्ग, या अननेचुरल हो गया थोड़ा है ना। अगर तुम खाना खा रहे हो, यू ईटिंग अ गुड, तुम अच्छा मील खा रहे हो, तुम्हें स्मेल आ रही है, यू फीलिंग हंग्री, इट इज गुड, तुम बिल्कुल ठीक हो, यू आर नॉर्मल, तुम्हारी हेल्थ नॉर्मल है ना। तो ये सब चीजें, नाउ देयर इज नो एज सच मेडिकल पैरामीटर टू टेल यू कि आप ठीक हो कि नहीं हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से जज करोगे तो आप ठीक हो, खुद को ऑब्जर्व करोगे आप सही से, तो समझ थोड़ा में आएगा। अवेयर मतलब हर इंसान को ना अपने से बात करते रहना चाहिए। तो अगर आप ये समझ जाओगे कि भाई मेरे को भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मन नहीं हो रहा है, फटीग है, थक रहा हूँ बहुत ज्यादा, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, ये सब चीजें हैं जो आपको बता रही हैं कि कुछ गड़बड़ है, तो यू टेक हेल्प। ओके सर, वी जस्ट क्यूरियस टू नो, आप सर अपोलो में सर्जन हो, इतने सीनियर सर्जन हो सर, आपके पास बहुत अलग अलग टाइप के जो है पेशेंट्स आते हैं सर, ऐसे कौन से हम जस्ट एक स्टोरी आपसे सुनना चाहेंगे जो आपके पेशेंट की सक्सेसफुल स्टोरी रही, जो बहुत ही क्रिटिकल हो, लाइक बहुत ही क्रिटिकल कह सकते हो, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। हम लोगों के तो ना, सो हमारी गैस्ट्रो सर्जरी फील्ड ऐसी है कि सारे कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स आते हैं, और बट देयर आर वेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज आल्सो, एंड आई वुड से कि इसमें हमारा इफ वी हम 1 से 10 तक अगर देखें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, सो वी कम एट द 10th लेवल, है ना। सबसे फर्स्ट लेवल इज द पेशेंट एंड हिज फैमिली। अगर पेशेंट और उसकी फैमिली सपोर्टिव है, they are interested in saving the patients, so बहुत critical patients को भी हम बचा ले जाते हैं। For example, I'll just tell you, we recently had 2 साल पहले हमारे पास एक लड़का आया था, he was around 21, और उसने एसिड पी लिया था। ओह गॉड। सो एसिड पीने की वजह से, बहुत सारे सुसाइडल एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जिसमें आप एसिड पी लेते हैं, और एसिड पीने से आपका पूरा फूड पाइप एंड स्टमक जल जाता है, और हमारी बॉडी का अगेन इट्स अ फैंटास्टिक मशीन, सो बॉडी को समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो व्हाट इट डज इट कि आपका जो स्टमक का एग्जिट है उसको वो बंद कर देता है। अच्छा, इन रिस्पॉन्स टू, हाँ, इन रिस्पॉन्स, आपने बहुत ज्यादा पिया तो चला जाएगा, लेकिन जैसे ही शुरू होता है तो आपका बॉडी उसको बंद कर देता है एकदम से। अच्छा, इट्स लाइक अ रिस्पॉन्स कि उसको पता है कि कुछ अंदर गड़बड़ जा रही है, इट शुड स्टॉप इट। तो हमारा एक पेशेंट था, ऐसी यंग लड़का था, उसने एसिड पी लिया था, उसका फूड पाइप जल गया था और स्टमक भी जल गया था। तो अब ऐसे पेशेंट्स में कुछ तो होते हैं जो इमरजेंसी में आते हैं। ये हमारा पेशेंट हमारे पास 1.5-2 साल बाद आया था, मतलब उसका जब तक वो जैसे आपने देखा कोई जल जाता है तो गर्दन सिकुड़ जाती है, हाथ अकड़ जाता है, यू नो, डिफॉर्मिटी हो जाती है, ये चीज़ अंदर भी हो जाती है। अच्छा, आपका फूड पाइप जल गया और फिर वो चिपक जाता है, तो इट इज़ ब्लॉक्ड, तो आप पानी नहीं पी पाते हो, खाना तो खत्म ही हो गया, लिक्विड भी नहीं ले पाते हो, ये हालत हो जाती है कि थूक भी आप अंदर नहीं लेके नहीं जा सकते। फिर न्यूट्रिशन कैसे देते? तो ऐसे पेशेंट्स में सबसे पहले आपको यहाँ से एक पाइप डालना पड़ता है पेट में, जो सीधे इंटेस्टाइन में जाती है ट्यूब, और फिर आप उसको न्यूट्रिशनली बिल्डअप करते हो। आपको उसमें 4 से 6 महीने लगते हैं उसका वेट रीगेन करवाने में, क्योंकि ऐसे पेशेंट जैसे फॉर एग्जांपल ही वाज 70 किलोज बट ही व्हेन ही केम टू अस ही वाज 35। वजन ही खत्म हो गया। आप खाना नहीं खाओगे तो आपका शरीर खुद पे जिंदा होना, खुद को ही खाना शुरू कर देता है, कहीं से तो एनर्जी लेगा। हाँ, तो ऐसे पेशेंट्स में फिर आप फूड पाइप डालते हैं, उसको ग्रेजुअली बिल्डअप करते हैं, और फिर आप उसकी जब एक लेवल पे उसकी न्यूट्रिशन ठीक हो जाता है, जब वो सर्जरी विथस्टैंड कर पाएगा, ऐसी हालत उसकी हो जाती है, तो फिर हम उसकी सर्जरी करते हैं। उसकी सर्जरी में फिर आप क्या करते हैं, जो खराब हो चुका है पोर्शन उसको आप निकाल देते हैं, पूरा इसोफेगस एंड स्टमक निकाल देते हैं, और फिर आप उसकी इंटेस्टाइन से ही नई ट्यूब बनाते हैं। अच्छा, वो नई ट्यूब आप लेके आते हैं, ऊपर लेके आते हैं, और आप ऊपर लाके उसके गले में फिर उसको जोड़ते हैं। अच्छा, इंटेस्टाइन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो हाँ, वो उसकी तो जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, उसको आप ऊपर लेके आते हैं, एंड यू कनेक्ट इट हियर, एंड देन दिस बिकम्स योर न्यू इसोफेगस। सो वाज इट सक्सेसफुल सर? Yeah, so you know,
So the patient was in the hospital for almost 10 days, and then he went home. He recovered completely. आज की डेट में भोपाल में he is having a shop. Oh, nice. He regularly sends me his photographs. Nice. He has gained weight. Wow, So ऐसे बहुत सारी हमारी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत बुरी हालत से निकल के दे हैव कम आउट. एंड इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहता है, मैंने बताया, पेशेंट, उनकी फैमिली, ये सब का रहता है. नहीं सर, आप लोगों का भी रहता है ऐसा नहीं Obviously. है? सर, मैं बता रहा हूँ ना, हमारा रहता है 10th पे वो रहता तो है. सुन के डर लग रहा है actually. हाँ सर, मतलब वो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना और वो करना, दैट इज लिटरली वेरी बिग थिंग. होता है, बहुत मुश्किल होता है, बट यही सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ है हमारे प्रोफेशन में. आपको मतलब बहुत अच्छा लगता होगा जब वो हाँ, फोटोज बिल्कुल, वगैरह, बिल्कुल. योर सेकंड लाइफ टू हिम. तो सर आपने GERD का बताया था कि उसके अंदर भी एसिड रिफ्लक्स होता है disease. हाँ, तो सर उसके बारे में आप बताइए. तो ये GERD बोलते हैं इसको, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज. इसमें आपके पेट का एसिड ऊपर आना शुरू हो जाता है. एंड सबसे पहले तो पेशेंट्स को यही सलाह दी जाती है कि लाइफस्टाइल अपनी ठीक कीजिए. उससे जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, दैट इज गुड फॉर देम. नहीं तो फिर द नेक्स्ट हम जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं उसमें एंडोस्कोपी कराते हैं. ओके. कुछ पेशेंट्स को इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है. तो जो वाल्व आपका लूज हो गया है, उसको हम फिर से इतना टाइट कर देते हैं कि वो एसिड को ऊपर नहीं आने दे. तो वो ये कुछ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज होती हैं जो आपको करनी पड़ती है. तो मतलब सर कैसे पता लगता है, वो डायग्नोस करके पता लगता होगा ना कि आप सर्जरी की जरूरत मतलब जैसे आप, हाँ, मतलब हम यही फॉलो करते हैं. जैसे आपको मैंने बताया, पहले आपको बता दिया लाइफस्टाइल ठीक कीजिए. अच्छा. आप उससे अगर ठीक हो जाते हैं, हाँ. तो फिर हम बोल देते हैं कि आपको हमारी जरूरत नहीं है, आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखिए. आपको अगर बार बार दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, एसिड बंद करने की, आप हर दूसरे दिन जा रहे हैं और एक दवाई खरीद के खा रहे हैं, तो फिर आपको इसके लिए आगे इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए. सर, सर्जरी के नाम से पेशेंट को काफ़ी डर लगता है, तो फॉर आवर पेशेंट्स सर इसमें सक्सेस रेशियो देखिए, आजकल तो ना ये ज़्यादातर सर्जरीज आजकल लैप्रोस्कोपिकली होती है. मतलब तो इतना डर नहीं है ना. दूरबीन से होती है. मतलब लैप्रोस्कोपी मतलब जो छोटा सा, हाँ, आपके पेट में 3-4 छेद बनाए जाते हैं, छोटे. हाँ, आधे सेंटीमीटर जैसे छेद बनते हैं, जिसमें से आपकी हमारी जो दूरबीन है, जो लैप्रोस्कोप है, वो जाता है. बाकी में से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, और ये पूरा का पूरा हम एक टेलीविजन पे देखते हैं, और फिर हम सर्जरी करते हैं. तो जो सर्जरी हम ओपन करके करते थे, आजकल आई वुड से मोर देन 70 to 75% सर्जरीज आर डन बाय लैप्रोस्कोपी. तो आपका पेट नहीं खुलता है, आप उसी दूरबीन से कर देते हैं. एंड पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ देम वुड रिकवर वेरी 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 नाइसली. द इम्पोर्टेंट थिंग इज द पेशेंट सिलेक्शन. हमको ऑपरेशन के पहले ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है कि किस पेशेंट को सर्जरी करनी है, किसको नहीं करनी है, क्या इन्वेस्टिगेशंस हमें बता रहे हैं. तो उसके लिए हमको थोड़ा सा वर्कअप करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशंस करना. कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर्स डिसीजन की जो है. आई वुड से इट इज मोर ऑफ अ डॉक्टर प्लस पेशेंट, दे बोथ डिस्कस एंड डिसाइड. डॉक्टर उसको ये समझाता है कि ये इन्वेस्टिगेशंस हमें क्या क्या बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल आपने सुना होगा लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है, बट अगर कोई पेशेंट अल्कोहल बंद करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उसका फिर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं किया जाता. सही बात. क्योंकि यू आर वेस्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल ऑर्गन इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन समबडी जो अल्कोहल बंद ही नहीं करना चाहता है. तो अब ये सारी चीजें दोनों तरफ से डिसाइड की जाती है. कंसीडर करी जाती है. हाँ, मतलब सर वो फिर इसमें प्री और पोस्ट सबका एक जैसा होगा. आई थिंक आपने जो बोला कि प्री और पोस्ट रिकवरी, और बिल्कुल इसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है. लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूजुअली 2 दिन 3 दिन में आपकी छुट्टी हो जाती है. हाँ, आपने आपके वीडियो में भी बोला था कि ऑफिस जा सकता है. 2 से 3 दिन में छुट्टी हो. फॉर एग्जांपल, जैसे आज अगर आपका गॉल ब्लैडर की सर्जरी हम मंडे को करते हैं, आपने सुना होगा आजकल गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. तो आपकी सर्जरी अगर मंडे को हुई है और अंदर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, तो थर्सडे फ्राइडे तक आप अपना ऑफिस और रूटीन वर्क शुरू कर सकते हो. नाइस. तो यू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू हैव अ गुड अपीयरेंस, बिकॉज स्कार्स बड़े नहीं होते हैं. तो बहुत छोटे स्कार्स रहते हैं आजकल, उसके स्टिचेस भी दिखते नहीं है. तो 6 महीने बाद आपके पास पेशेंट आएगा तो ये कहना ही बहुत मुश्किल होगा कि आपकी सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है. तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है. हाँ, मतलब देखिए, जहाँ जरूरी है, ये डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपको सही डिसीजन कराए. अनवारंटेड सर्जरीज नहीं होनी चाहिए. एट द सेम टाइम जहाँ सर्जरी होनी चाहिए उसको अननेसेसरीली डिले अवॉइड भी नहीं करना चाहिए. प्रॉपर्ली जो चीज़ है. सो दिस इज इन गॉल ब्लैडर स्टोन्स. बहुत सारे गॉल ब्लैडर स्टोन्स के पेशेंट्स होते हैं जो सर्जरी नहीं कराते हैं.
दे वुड टेक आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर ईयर्स टुगेदर इन द बिलीफ कि ये गॉल ब्लैडर के स्टोन्स ठीक हो जाएंगे। तो बट ये नहीं होते हैं ठीक। अगर आपके स्टोन्स हो चुके हैं तो नॉर्मली गॉल ब्लैडर के स्टोन्स ठीक नहीं होते। और उनको सर ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी है तो गॉल ब्लैडर को ही अलग कर देंगे, उनको ये भी मिसकंसेप्शन होता है। गॉल ब्लैडर रिमूवल ही इज सेइंग एक्चुअली, इज इट? नहीं तो एक्चुअली ये मिसकंसेप्शन नहीं है, बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि गॉल ब्लैडर में से सिर्फ स्टोन निकाले जाएंगे, ऐसा नहीं किया तो जाता। गॉल ब्लैडर सही में निकाल गॉल ब्लैडर पूरा ही निकाल अच्छा ओके, तो दैट वाज माय मिसकंसेप्शन। हाउ डू दे स्टोर? so gall bladder का so again you know it is important to understand what is happening inside you। तो आप अगर अपनी क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पित्त है, जो बाइल है, that is being made in your liver। लिवर से it comes down through the bile duct into your intestine। गॉल ब्लैडर इज अ ऑर्गन जहाँ पर ये बाइल जूस कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है और हर 3-4 घंटे में जैसे हम खाना खाते हैं तो बाइल गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसकी वजह से ये बाइल भी आपकी डक्ट में आ जाता है। अगर किसी वजह से किसी का गॉल ब्लैडर निकल चुका है तो लिवर से बाइल बन रहा है और डक्ट से नीचे आ जाएगा, यू डोंट लूज एनीथिंग। बट वो स्टोरेज वो कुछ समय के लिए जो स्टोर हो रहा है वो भी कुछ, मतलब 90% तो बाइल वैसे भी नीचे आ रहा है। अच्छा। सिर्फ 8 से 10% बाइल होता है जो गॉल ब्लैडर में जाता है। बट अगर स्टोन बन चुके हैं तो वो जब भी बनते हैं जब आपका गॉल ब्लैडर डिसीज्ड हो। तो और अगर पेशेंट को अगर सिम्टम्स हैं तो हम उसको सर्जरी की सलाह देते हैं। गॉल ब्लैडर सर, गॉल ब्लैडर्स के क्या मतलब सिम्टम्स वगैरह, मतलब खाना खाने के बाद भारीपन होना, खाना खाने के बाद में कभी पेशेंट्स को दर्द होता है, राइट साइड पे पेन होता है, इधर right इधर right just below your rib cage। this is the usual place where this pain happens। some patients can have very severe pain और कुछ पेशेंट्स बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। जॉन्डिस हो जाता है या पैनक्रियाज में आपको प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब गॉल ब्लैडर डिसीज कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। तो इसलिए अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, आपका डॉक्टर ये आपको सलाह देता है कि इसको निकलवा दीजिए, निकलवा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें सर, कोई रिस्क वगैरह नहीं? कोई रिस्क नहीं है। वो सर गॉल मतलब कोई रिस्क नहीं होता, मैं नहीं बोलूंगा, हर सर्जरी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट इतना डरने की बात बट इन एक्सपीरियंस हैंड्स द कॉम्प्लिकेशन रेट इज वेरी लो। एंड सर उसका मतलब पोस्ट रिकवरी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज आता है? नहीं, कुछ नहीं आता है। बहुत सारे पेशेंट मतलब हमें पूछते हैं कि सर मैं कब से नॉर्मल खाना शुरू कर सकता हूँ। तो हम उसको वही बोलते हैं कि आप तो नॉर्मल खाना जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हैं क्योंकि अब आपका जो डिसीज था वो निकल चुका है। बहुत पेशेंट्स को ये हमारे पास आते हैं, बहुत पेशेंट ऑपरेशन करवाने के 3 साल बाद, फीमेल्स खासकर, कि सर हमारा वजन बढ़ गया, ऑपरेशन हुआ उसकी वजह से हमारा वजन बढ़ गया। तो हम उनको ये समझाते हैं कि आपका गॉल ब्लैडर जब था, बीमारी अंदर जब कैरी कर रहे थे आप, तो आप ढंग से खाना नहीं खा रहे थे क्योंकि आपका दर्द होता था। तो आपने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये नहीं खाऊंगा, पराठे नहीं खाऊंगा, घी नहीं खाऊंगा क्योंकि दर्द होगा। सर तो वो खाते हैं तो क्या दर्द होता है उनको? क्योंकि गॉल ब्लैडर खराब है। अब ये सब जब खाना खाएंगे फैट वाला खाना, तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दर्द होगा। अब वो निकल गया है तो लोग सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं, तो फिर वजन बढ़ेगा ही। So you want to say something to our patients who are suffering from hernia? Okay, so hernia is also a very common, so these are some common things we are talking about today। hernia में hernia एक ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपकी स्कूटर का टायर है, पुराना टायर हो गया है, घिस चुका है कहीं से और आप हवा भरते जा रहे हैं, तो वहां से एक छोटा गुब्बारा निकल आता है, तो दैट इज व्हाट इज हर्निया। तो हर्निया आपकी जो ग्रॉइन होता है वहाँ से कुछ कभी कभी स्वेलिंग निकल आती है लोगों को। इट इज़ यूजुअली सीन इन मेल्स। बहुत सारी फीमेल्स में आपने देखा नाभि के पास बाहर निकल आता है, अम्बिलिकस बेली बटन के पास बाहर निकल जाता है, तो एक स्वेलिंग जैसी बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा बाहर निकल आता है, मतलब अंदर से। हर्निया में क्या हुआ, आपकी मसल्स जो हैं उसके बीच में गैप आ गया। अच्छा, तो पेट के अंदर की चीज़ें बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। सो दिस इज़ अ हर्निया। हर्निया के लिए सर्जरी के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, आपको उस वीक एरिया को रीइंफोर्स करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो उसमें आप एक मैश, एक चीज़ होती है जिसको मैश बोलते हैं। मैश इज़ लाइक अ मच्छरदानी, सिंथेटिक मटेरियल जो उस डिफेक्ट को आप वहाँ फिट कर देते हैं और स्टिच कर देते हैं। तो जब चीज़ें बाहर निकल रही हैं तो वो आगे जो जाली है वो उसको रोक के रखती है। तो आजकल ये वाला ऑपरेशन भी हम
लैप्रोस्कोपी से करते हैं। अच्छा। तो और ये दूरबीन से हो सारे भी जाता है। सर जो है खाने पीने लाइफस्टाइल के कारण होता है क्या ये हाँ, सब? मतलब आपका वे कुछ लोगों का प्रोफेशन होता है, कुछ लोगों का जिम की हैबिट्स होती हैं, ज़्यादा वजन उठाना, एक्सेसिवली वेट लिफ्टिंग करना, सपोर्टर पहने बगैर ये सब करना, अच्छा, उससे भी होता है। ऐसे इन लोगों को हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो है ना। बहुत अनड्यू painful प्रेशर होता है के कारण होता है या मतलब। कोई भी प्रेशर हो, किसी को समझिए बहुत ज़्यादा अस्थमा है, हाँ। रिपीटेडली खांसी कर खास रहा रहा है, है, ओके। ओ कोई है जिसको कॉन्स्टिपेशन है, हाँ। वो जरूरत से ज़्यादा जोर लगा रहा है, तो ये कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से आपके पेट का प्रेशर बढ़ रहा है, यू डेवलप अ सर हर्निया। जिम में जैसे हम एक्सेसिव कभी कभी वेट उठाते, लिमिट्स थोड़ी सी पुश करते हैं, सो You should wear a supporter Yeah, and then do the we exercise. we are a supporter ना। वो तो बट कभी कभी पहनते हैं। हाँ, लेकिन सपोर्टर जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं इतनी स्ट्रेनुअस, आपको सपोर्टर पहन लेना चाहिए, तो वो थोड़ा सा हेल्प करता है आपका हर्निया पे। सर मतलब हर्निया इज नॉट दैट मच रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, बाकी ये तीनों चीजें ज्यादा रिलेटेड। मतलब इट इज रिलेटेड टू एजिंग, आई वुड से, नॉट लाइफस्टाइल, इट इज रिलेटेड टू एजिंग। जैसे बहुत सारे एल्डरली होते हैं जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, तो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, प्रोस्टेट बढ़ गया है, तो आप यूरिन में ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, अच्छा तो उस स्थिति में हर्निया डेवलप हो जाता है। ओके। तो कोई भी ऐसा रीज़न हो जिसकी वजह से पेट का प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके बाद प्रॉपर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स हैं ना सर? हाँ, हर्निया में तो द सक्सेस रेट ऑलमोस्ट मोर देन 90 to 95%। व्हिच इज द कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी लेस। आजकल दूरबीन से हो गया है, तो जाली भी बहुत अच्छी जाली आती है जो अंदर से ही लगा दी जाती हैं, आप बहुत जल्दी रिकवरी फेज में आ जाते हैं। ऑपरेशन के बाद कुछ समय तक थोड़ा सा वजन वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, वेट नहीं उठाएं कुछ समय तक, बट देन ओके 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 2010-11 में हुआ था, मैं बहुत छोटा था। हाँ, तो वो जो छोटे वाला हर्निया होता है वो एक अलग होता है, अच्छा। वो कंजेनिटल होता है, मतलब जब आप पैदा होते हैं तो आपको हर्निया होता है, वो एक अलग तरीके का, दैट इज अ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। और जो ये एल्डरली एज ग्रुप में होता है ये एक अलग हर्निया होता है। ओके, गॉट इट। दिस टू आर डिफरेंट एक्चुअली। सर दिस इज द लास्ट दिस लास्ट We पार्ट, are बस अब हो concluding. गया, बस 2 मिनट। हाँ, दैट इज आवर रैपिड राउंड, वेरी इंटरेस्टिंग राउंड। Yeah. So let's go. पुश। सर द फर्स्ट थिंग इज व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड। नो ब्रेड, नो ब्रेड। Why is it so, sir? नो ब्रेड, आई मीन सी, ये मार्केट में ना, मतलब आई कॉल दीज थिंग्स एज फर्जी वड़ा, मतलब ये एक तरीके से अपना सेल बढ़ाने के लिए। और ठीक है, ब्राउन ब्रेड में वाइट ब्रेड से थोड़ा सा ज़्यादा फाइबर होता है, बट ट्राई नॉट टू ईट ब्रेड, ईट अ रोटी। ट्राई बनाना वुड बी मच बेटर, ओके। है ना। So वो फर्जी चल रहा है। हाँ, ये सब फर्जी वड़ा। If you have to choose between the yoga and cardio, Both are good. Both are Both are good. nice. Both are for different things. Cardio is to increase your, so it's a rapid fire. I'm not supposed to explain. No, you so can, no cardio will increase your stamina. It will increase your physical activity. Yoga I think is best for balance. योगा में आप जो कर रहे हैं ना, वो आप बैलेंस के लिए कर रहे हैं, तो it is very good for balance. It increases your concentration. It works on a much on a emotional and a mental level. Cardio is more on a physical level, I would say. Yeah, but balance is important, so yoga Yeah, is yeah. more, मतलब No, yoga is very important. Yeah. सर स्पाइसी फूड और मतलब तीखा खाना या फीका खाना, what will be the best? टाइमली खाना। Timely. आपको अगर किसी दिन ऐसा है कि स्पाइसी खाना है, आप जा रहे हैं और आपको पार्टी में जाना है और बहुत अटरम शटरम खाना है, तो जल्दी चले जाइए, अच्छा, है ना। ईट अर्ली, खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा खूब एक्सरसाइज कीजिए, घूमिए, साइकिलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, एंड देन स्लीप, कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, होगा। तीखा फीका का हाँ, कुछ कोई ऐसा प्रॉब्लम, नहीं। इससे प्रॉब्लम नहीं। next one I'm not sure whether I should ask you or not. Allopathy or Ayurveda? हाँ, I told you no pathy. So believe in your kitchen. आपके जो किचन में है उतने डोज में, और वो चीजें आप खाएंगे तो आप हेल्दी Your रहेंगे। kitchen should be your pharmacy. हाँ, बस आप जहाँ आयुर्वेद के चक्कर में इसकी भस्म उसकी भस्म और ये जड़ी बूटी वो जड़ी बूटी, जब आप जो ये चीज अपनी किचन से निकल के जब आप बाहर जा रहे हैं ना चीजें लेने के लिए, तो बिलीव मी देयर विल बी कंटामिनेशन। Wow. आज आपका पानी खराब हो चुका है, आपकी जमीन खराब हो चुकी है, Correct, तो आप जो जड़ी बूटी खाने वाले हैं वो भी खराब ही खाने वाले हैं। Exactly. आप किचन में जो है वो खाइए, हाँ। आपकी शरीर ठीक कर देगा। सर मतलब फ्रीक्वेंट मील लेने चाहिए, मतलब बड़े बड़े मील एक बार में लेने चाहिए, 3 बार अपन खाते हैं, या फिर बार बार मील्स खाने चाहिए?
दोनों में से क्या? देखिए अगेन ना, मैं दोनों में से किसी एक लाइन पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको ये बोलूंगा लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी को जब भूख एक्चुअली लग रही है तभी खाइए। इंसान सिर्फ एक ऐसा जानवर होता है जो बिगर भूख लगे भी खा सकता है सही बोल है रहे ना? हाँ वो तो biology। जितने भी जानवर होते हैं, चाहे वो हिरण हो या शेर हो या जो भी हो, दे ईट ओनली व्हेन दे आर हंग्री। hungry, yeah. सो ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री, डोंट ईट अननेसेसरीली। या So excess of food is a much greater problem करेक्ट, than शॉर्टेज ऑफ shortage of food. Exactly। दैट इज सर लास्ट क्वेश्चन, पानी खाने से पहले या खाने के बाद? Doesn't make a difference. डजंट मेक अ डिफरेंस। Doesn't make a difference. आप पानी खाने के बाद, कुछ लोग हैं जो 1.5 घंटा बाद बोलते हैं कि खाने के 1.5 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। हाँ हाँ बोलते हैं। सो यू नो अगेन हमारे खाने में वैसे भी इतना पानी होता है, आप सब्जी खाते हैं, सो अगर आप सूखा खाना खाएंगे अगेन दैट इज बैड फॉर योर हेल्थ। ओके, इट्स अ कॉन्ट्ररी टू व्हाट या एक्चुअली। सो ईट अ बैलेंस डाइट। मैं एक और चीज अपने सब पेशेंट्स को बोलता हूँ, आपकी थाली में सब रंग होने चाहिए। हाँ, इट्स ये तो सर, इट शुड ये लुक तो लाइक सर, रेनबो। या सब रंग होना चाहिए। आपके खाने में दही होना ही चाहिए, चाहिए, okay। आपके खाने में बटर मिल्क होना ही चाहिए, Wow। आपके खाने में हरी सब्जियां होनी ही चाहिए, आपके खाने में लाल बीटरूट सलाद होना ही चाहिए। अगर आपके खाने में ये सब चीजें हैं तो सब चीजें ठीक है। कलरफुल बनाओ थाली को। So very interesting sir, and thank you so much, it's been absolute pleasure मतलब of our आपके हमारे थॉट्स काफी ज्यादा मिलते Literally, हैं। sir। So it was a very Thank you so nice much, and sir. pleasant It was so nice. conversation. Thank you. Thank you, Thank sir. you so much। Thank you, sir. चलो रिकॉर्ड ऑन किया था ना? हाँ